वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों एल्ब्यूको। एल्ब्यूको फंजाई का टॉपिक है और फंजाई बॉटनी के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम लोग एल्ब्यूको की लाइफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और लाइफ हिस्ट्री में मेनली 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों। पहली चीज़ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट, यानी कि वो कहाँ पाया जाता है और क्या उसके फीचर्स हैं। उसके बाद वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसकी लाइफ साइकिल में। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है उसकी लाइफ हिस्ट्री में या लाइफ साइकिल में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। तो किंगडम इसका माइकोटा है और माइकोटा के दोस्तों क्या कहते हैं, फंजाई भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। डिवीजन यूमाइकोटा है, सब डिविजन का जाइगोमाइकोटिना है, सब डिवीजन है ये दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ये मत समझिए कि लेस इंपॉर्टेंट है, सब डिवीजन है तो ना भी लिखे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है, इसे जरूर लिखिएगा क्योंकि यूमाइकोटा को ही तो हमें पढ़ना है। फंजाई का जो हमारा टॉपिक है वो यूमाइकोटा ही हमारे सिलेबस में। तो सब डिवीज़न जरूर लिखिएगा क्योंकि डिवीज़न तो सब फंजाई का एक ही है। जो हमें पढ़ना है, डिवीज़न तो 2 होते हैं लेकिन जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ यूमाइकोटा है और यहाँ पे जाइगोमाइकोटिना लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्लास ओमाइस्टीज है, ऑर्डर पेर्नोस्पोरेल्स है, फैमिली इसकी एल्ब्यूजिनेसी है और जीनस एल्ब्यूगोइड। दोस्तों जीनस के नाम पे कुछ इसका फैमिली का नाम भी होता है। लगभग सभी जितने भी जनरा है सब में हम देखेंगे तो इसका जो जीनस का नाम होता है वो लगभग फैमिली का जो नाम होता है वही जीनस से रिलेटेड ही होता है। जैसे यहाँ पे एल्ब्यूको हो तो एल्ब्यूजिनेसी, हमने यहाँ पे एसी लगा दिया तो क्या हो गया, इसका जीनस का फैमिली का नेम हो गया। तो ये हो गई इसका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं दोस्तों। ये क्या कॉज करता है, ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि ये ट्रू पैरासाइट है। ये सिर्फ प्लांट को हार्म ही पहुंचाएगा, मतलब जहाँ भी रहेगा प्लांट पे, एनिमल पे, वैसे तो बेसिकली ये प्लांट पे ही रहता है, तो प्लांट को डिस्टर्ब करेगा, उसमें हार्म पहुंचाएगा और उसकी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होगी किसी भी प्लांट की वो घटा देगा ये। तो क्या होता है कि एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है और ये डिसीज़ कॉज करता है। कई सारी स्पीसीज हैं इसकी जो अलग अलग डिसीज़ कॉज करती हैं, लेकिन लगभग 25 तरह की स्पीसीज हैं इसकी जो डिफरेंट टाइप की डिसीज़ कॉज करती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है, जो सबसे फेमस है, वो है एल्ब्यूको कैंडिडा। कौन सी है, कैंडिडा। एल्ब्यूको कैंडिडा है जो सबसे मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, वो एल्ब्यूको कैंडिडा है और ये डिसीज कॉज करती है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। व्हाइट रस्ट ऑफ ये डिसीज ये कॉज करती है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। दोस्तों ये व्हाइट रस्ट क्यों नाम दिया गया इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना जान लीजिए आप कि ये डिसीज कॉज करती है जिसे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कहा जाता है। इस ये ब्रेसिका फैमिली पे मेनली जो होता है, मेनली ब्रेसिका में इसे नोट किया जाता है, या ब्रेसिका फैमिली से और जो भी रिलेटेड है जैसे टर्निप हो गया और रेडिस हो गया, इन सब पे भी ये कई बार नोट किया गया है डिसीज। तो वाइट रस्ट ऑफ डिसीज मेनली ब्रेसिका यानी कि सरसों पे पाया जाता है, सरसों के पौधे पे। तो क्या करता है, ये सबसे पहले लीफ को हार्म पहुंचाता है, ये लीफ पे ग्रो करना शुरू करता है, उसके बाद उसके स्टेम पे और फाइनली फ्लोरल पार्ट पे इफेक्ट करता है। तो अगर फ्लोरल पार्ट पे इफेक्ट करेगा तो जो उसका प्रोडक्टिविटी होगी, जो फ्रूट का फॉर्मेशन, अगर फ्लावर ख़त्म हो गया तो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा नहीं और फ्रूट नहीं बनेगा तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी अपने आप ही। तो ओवरऑल उसका पूरे इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो सोचिए एक छोटा सा फंजाई पूरी की पूरी इकोनॉमी को डिसबैलेंस कर देता है छोटा ही लेकिन काम बहुत बड़ा है इसका। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर ये कॉज करता है। सबसे पहले इसके कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो सबसे पहले लीफ पे अपीयर होते हैं। लीफ पे कुछ ब्लिस्टर्स होते हैं, जैसा कि देखते हैं हम लोग फिगर के थ्रू। मान लीजिए कोई लीफ है, उस पे फंजाई ग्रो किया हुआ है, तो क्या करेगा, उस लीफ पे उसके कुछ व्हाइट और शाइनी पैचेस दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए कोई लीफ है, ये मान लीजिए ब्रेसिका की लीफ है, ये ब्रेसिका की लीफ है मान लीजिए। तो इसमें क्या होगा, ये
जहाँ पे भी ये ग्रो किया होगा वहाँ पे क्या होगा, कुछ वाइट ब्लिस्टर्स नजर आएंगे या वाइट पैचेस, साइनी पैचेस होंगे, कहीं कहीं पे नजर आएंगे। यही इस डिसीज का सिम्टम है दोस्तों। यही क्या है, इस डिसीज का लक्षण है किसका, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि फैमिली क्रूसीफेरेसी पे ही ये अटैक करता है। ये जो स्पीसीज है ये मेनली क्रूसीफर्स पे ही क्या करता है, अटैक करता है। क्रूसीफर जैसे ब्रेसिका हो गया, टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, ये सब क्रूसीफर्स के अंडर में आते हैं। तो ये एक मैंने ब्रेसिका की लीफ बनाई है। इस पे देखिए कुछ साइनी पैचेस दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने बनाया है, पेन से बनाया इसलिए ऐसा दिख रहा है। और ये जो रियलिटी में होते हैं वाइट कलर के होते हैं, वाइट और साइनी होते हैं। तो ये सिम्टम है इस डिसीज का। इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे इनका फॉर्मेशन होता है और कैसे ये इनका अपीयरेंस होता है। उसके बाद ये क्या करता है, एल्बिगो कैंडिडा क्या करता है, हाइपरट्रॉफी भी कॉज करता है दोस्तों। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, जिस पार्ट में भी ग्रो करेगा उसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में दोस्तों क्या होता है, जो सेल की साइज होती है ना, वो थोड़ा इंक्रीज कर जाती है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो एब नॉर्मल हो जाती है। तो क्या होगा, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरट्रॉफी। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये मार्कर है, इसके साइज को खींच के बहुत बड़ा कर दिया जाए या थोड़ा मोटा कर दिया जाए इसे, तो क्या होगा, इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे हाइपरट्रॉफी। और ये हाइपरप्लेसिया भी कॉज करता है दोस्तों। कुछ ऐसे हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिससे क्या होता है, प्लांट का एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है उस पार्ट में जहाँ पे ये मौजूद है। तो क्या होगा, वहाँ पे हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया कॉज करेगा। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं। हाइपरट्रॉफी जो होता है दोस्तों, हाइपरट्रॉफी क्या होता है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। जहां कहीं भी ये रहेगा वहां की सेल जो है वो साइज में इंक्रीज कर जाएंगी, तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपरट्रॉफी या हाइपरट्रॉफीड पार्ट। उसके बाद दूसरा हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। अगर सेल की नंबर बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं हाइपरप्लेसिया, और अगर सेल की साइज जो है वो बढ़ जाए तो हाइपरट्रॉफी कंडीशन आ जाएगी। दोनों में क्या होगा दोस्तों, जो प्लांट का जिस भी पार्ट में ये मौजूद है ये फंगस, उस पार्ट का ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, वो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी उस पार्ट में, और उस कंडीशन को कहेंगे हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया। ये दो चीज़ें होती हैं दोस्तों। और ये क्या कॉज करता है, वाइट ब्लिस्टर। ये भी ये इसके सिम्टम्स हैं दोस्तों। वाइट ब्लिस्टर्स और साइनी पैचेस। वाइट ब्लिस्टर्स और साइनी पैचेस, ये सब इसके क्या हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, वाइट ब्लिस्टर और साइनी पैचेस, ये इसके एल्बिगो कैंडिडा के इस फंगस के सिम्टम्स हैं अगर ये प्लांट में है तो। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, अगर वो खेतों में जाकर देखें सरसों की सीजन में, जब सरसों उगा करती है, तो जब उसके फ्लावरिंग का सीजन आता है तब ये अक्सर दिखाई देते हैं एल्बिगो, ये वाइट ब्लिस्टर्स या फिर ये सारी कंडीशंस, जो सारे सिम्टम्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। बिल्कुल अच्छे से एग्जामाइन कर पाएंगे आप लोग, अच्छे से देख पाएंगे। हाइपरट्रॉफी भी दिखेगा आपको, वाइट ब्लिस्टर और साइनी पैचेस भी दिखेंगे। ये जनरली लीफ पे दिखते हैं। और हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया जो होता है वो कहाँ दिखता है दोस्तों, वो उसके फ्लोरल पार्ट पे या स्टेम पे दिखता है। ये लीफ पे दिखता है, ये लीफ का सिम्टम है, और ये फ्लोरल पार्ट पे या स्टेम पे ये दिखते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, यानी कि उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा अरेंजमेंट है उसकी सेल्स का, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, और इसकी एनाटॉमी कैसी है। तो जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो, अगर सेलुलर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्या है
कि जो फंजाई है, ये फंगस है जो, वो एसेप्टेट है। और अगर एसेप्टेट है तो सिनोसिटिक कंडीशन भी होगी दोस्तों। सिनोसिटिक का मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग ने फाइटोप्थोरा पढ़ा था। फाइटोप्थोरा की उसी डिवीजन से ये भी बिलोंग करता है, जाइगोमाइकोटिना। तो क्या होता है दोस्तों, इसकी जो सेल्स हैं या हाइफी है, एक जो बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट है फंजाई की, उसे हाइफी कहा जाता है। और जब कई सारी हाइफी एक साथ मिलती हैं तो उसे माइसीलियम कहते हैं दोस्तों। तो क्या होगा, इसकी जो हाइफी है वो वेल ब्रांच्ड है। मान लीजिए एक हाइफी है, इसमें ब्रांचिंग होगी, एसेप्टेट है, यानी कि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा। यहाँ पे कोई वॉल का सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो पूरी की पूरी सेल में, पूरी की पूरी हाइफी में रेगुलरली अरेंज रहेंगे, लीनियरली अरेंज रहेंगे, कोई भी उनका सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन डिस्क और सेप्टा। सेप्टा जैसे मान लीजिए एक घर है, घर में कई सारे पार्टीशन होते हैं, ड्राइंग रूम अलग होता है, किचन अलग होता है, बाथरूम अलग होता है, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर दीवार ना हो वही घर में, जैसे ऑडिटोरियम होता है, कोई दीवार नहीं होती, कोई बीच में सेपरेशन नहीं होता, वो पूरा एक हॉल होता है, सिनेमा हॉल होता है, पूरा एक हॉल होता है, कोई उसमें सेपरेशन नहीं होता। लेकिन घरों में क्या होता है, सेपरेशन होता है, बीच बीच में दीवारें होती हैं, हर रूम अलग होता है। आपका रूम अलग है, पापा का रूम अलग है, मम्मी का रूम, भाई का, दीदी का, सबका अलग अलग रूम होता है। तो वैसे ही क्या होता है, लेकिन यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है। ये मान लीजिए ये ऑडिटोरियम है, ये या फिर सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में कोई भी सेपरेशन नहीं होता, कोई सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहाँ पे कोई बीच में वॉल नहीं है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बीच में वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सारी सेल्स जो हैं, सारी फंगल सेल्स जो हैं, वो एक साथ एक लीनियर मैनर में अरेंज है, यानी कि यहाँ पे कोई भी सेपरेशन नहीं है। जो भी यहाँ पे मटेरियल इनके अंदर है वो सब में बिल्कुल एकदम बराबर फ्लोट किया करता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये और इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक, जहाँ पे पूरा का पूरा सारी सेल्स का न्यूक्लियस एक साथ फ्लोट किया करता है विदाउट एनी सेपरेशन। उस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। और यहाँ पे एसेप्टेट है। एसेप्टेट का मतलब सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बायोलॉजी में कहीं भी किसी भी वर्ड के पहले अगर ए लग जाए तो इसका मतलब होता है विदाउट। कहीं भी आंख मूंद के आप पढ़िए, कहीं भी अगर ए लग गया बीच आगे, उसके किसी भी वर्ड से आगे ए लग गया, एसेप्टेट, तो क्या हुआ, इसका मतलब विदाउट। सेप्टा का मतलब होता है डिस्क या फिर सेपरेशन डिस्क या फिर सेप्टा मींस वॉल होती है। तो यहाँ पे कोई भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे एसेप्टेट कंडीशन है। उसके बाद क्या है दोस्तों, जो इन हाइफी की ग्रोथ है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में ग्रो करती हैं, यानी कि हाइफी जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में ग्रो करती हैं। कैसे दोस्तों, मान लीजिए जिस पार्ट पे भी ये इफेक्ट कर रही हैं, जिस पार्ट पे भी इनका इन्फेक्शन हुआ है, पहले सबसे पहले लीफ पे होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। किसी भी फंजाई का जो क्या कहते हैं इन्फेक्शन होगा, सबसे पहले लीफ पे होगा। और लीफ कैसी होगी, ओल्ड होगी, जिसकी रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंट पावर, डिसीज से लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो गई है, उसी पे इफेक्ट करता है। जैसे ओल्ड पर्सन्स को बीमारियां ज़्यादा होती हैं, वैसे ही यहाँ भी जो ओल्ड लीफ होती हैं उन पे जल्दी ये अटैक करेगा। मान लीजिए ये क्या है, एक लीफ है, उसकी ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मल सेल्स है, और ये क्या है, इसका एक स्टोमेटा है, ये इसकी नेचुरल ओपनिंग है जिसके थ्रू इसका रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई स्पोर आके यहाँ पे गिर गया, या कोनिडिया आके गिर गया, या वो स्पोर आके यहाँ पे गिर गया, वो क्या करेगा, ये मान लीजिए इसकी क्या है, ये पैलिसेड सेल्स है, होस्ट टिश्यू है ये, ऐसे ही कई सारी सेल्स पूरा लीफ रहेगी। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पोर आके लैंड हुआ, अब यहाँ पे नेचुरल ओपनिंग है, इसके थ्रू ये क्या होगा, जर्मिनेट करके पूरे के पूरे होस्ट टिश्यू में फैल जाएगा। और ये कहाँ पे फैलेगा, जहाँ पे इसका इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे, या कि सेल के बीच में जो जगह है वहाँ पे इसकी ग्रोथ होगी। सेल के अंदर इन्वेड नहीं कर पाएगा ये, सेल के बाहर ही इसकी ग्रोथ हुआ करेगी। जो बीच में सेल्स के द्वारा स्पेस छूटा रहता है उसमें इसका क्या होगा,
ग्रोथ होगी। अब इसी में से कुछ हाइफी जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होकर हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन करेंगी। वो हॉस्टोरिया क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ जो है वो इंट्रासेलुलर हो जाएगी। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के भीतर, और इंटरसेलुलर का मतलब दो सेल्स के बीच में जो जगह है, इंटरसेलुलर स्पेस जो है, जो ये स्पेस है, इसे कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। और ये जो हाइफी हैं जो स्पेशलाइज्ड होकर हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन कर रही हैं, ये इसकी एपिडर्मिस है, ये इसका स्टोमेटा है, ये इसका स्पोर है। स्पोर किसका है, फंजाई का स्पोर है, और ये बाकी सारा होस्ट टिश्यू है या लीफ है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन हो गया और ये इसके हाइफी ग्रो कर रही है, अब इन्हीं हाइफी में से कुछ स्पेशलाइज्ड होके हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो हॉस्टोरिया क्या होता है दोस्तों, हॉस्टोरिया जो होता है वो फूड एब्जॉर्बिंग सेल्स होती हैं। ये इस फंजाई के लिए, इस फंजाई का जो पूरा प्लांट बॉडी है, जो थैलस है, उसके लिए ये फूड न्यूट्रिशन का काम करेंगी, यानी कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगी इस होस्ट टिश्यू से, और पूरे के पूरे हाइफी को, पूरे प्लांट बॉडी को, अपनी प्लांट बॉडी को, यानी कि ये फंजाई की प्लांट बॉडी को क्या करेंगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, और ये तब अच्छे से ग्रो हो पाएगा और पूरे के पूरे प्लांट को इन्फेक्ट कर पाएगा, क्योंकि इसका काम ही है इन्फेक्शन। और ये कैसा है, पैरासिटिक है। कैसा पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि ट्यूब पैरासाइट है। ये कभी भी सैप्रोफिटिक नेचर नहीं शो करेगा, यानी कि कभी सड़ी गली वस्तुओं पे नहीं उगेगा। ये सिर्फ किसी न किसी होस्ट पे ही उगेगा, और वो होस्ट कैसा होगा, उसका कोई प्लांट हो सकता है, कैसा भी हो, लेकिन वो लाइव ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग होगा, वो डेड ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है, क्योंकि पैरासाइट का जो नेचर ही होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही अटैक करता है। तो यहाँ पे हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन हुआ। हॉस्टोरिया क्या करता है, इसे फूड एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट, पूरी इसकी बॉडी को पहुँचाता है, सारी हाइफी में पहुँचाता है, ताकि ये और अच्छे से ग्रो कर पाए। और ग्रो करने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये अच्छे से जब ग्रो कर जाएंगी तब इनकी एक कंडीशन आएगी मैच्योरेशन की। जब ये मैच्योर हो जाएंगी तो किसी भी दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी टेंडेंसी है जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन की कोशिश करते हैं, अपना नंबर और अपने क्या कहते हैं आसपास के लोगों को, यानी कि अपनी स्पीसीज को जो है वो इंक्रीज किया जाए। वो किसी भी प्लांट की या एनिमल की कैपेबिलिटी होती है जिसमें लाइफ है, जो लिविंग है, चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, या सबसे बिगर ऑर्गेनिज्म ब्लू होल व्हेल हो। ये सब क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन में कैपेबल होते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो अमीबा हो, माइकोप्लाज्मा हो, एलिफेंट हो, छोटे से छोटा ले लें आप, या बड़े से बड़ा ब्लू व्हेल है, एलिफेंट है। ये सब क्या है, एक स्टेज आने के बाद ये रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी शो करते हैं। तो ये भी शो करेगा दोस्तों रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी। तो क्या होगा, अब इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। तो ये हो गया इसका क्या, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ये इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा। ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, अब पढ़ेंगे हम इसका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब सब लोग आप जानते हैं दोस्तों। रिप्रोडक्शन का मतलब कि अपना नंबर बढ़ाना, अपने आप को, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना, जैसा कि इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मेनली जो होता है रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन के जो टाइप है वो दो टाइप है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फेवरेबल कंडीशन में होगा, यानी कि जब टेम्परेचर और मॉइस्चर उन्हें अच्छी तरीके से मिलता रहेगा तो क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल टाइप का होगा। तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन। रिप्रोडक्शन में पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल। तो ये कब होता है दोस्तों, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, सॉरी। जब कंडीशन फेवरेबल होगी, सारा कुछ बिल्कुल सामान्य रूप से चलता रहेगा, तो कैसा रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा।
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्ब्यूको में कैसा होता है जनरली, वो बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया होता है, कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कैसे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, कोनिडियोफोर का कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे उनका जर्मिनेशन होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन यानी कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, मॉइस्चर बहुत अच्छे से मौजूद है। किसी भी फंजाई को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर बहुत ज़रूरी होता है और टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। तो क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन अगर इसे मिल गई और मॉइस्चर सारा कुछ बिल्कुल बरकरार है एकदम अच्छे से, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल टाइप का होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया के फॉर्मेशन से इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों। अब ये कोनिडिया कैसे बनती हैं, कैसे इनका क्या प्रोसेस है, वो हम सब आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कुछ जो माइसिलियम या हाइफी जो ग्रो कर रही थी इंटरसेलुलर स्पेसेस में, वो क्या करेंगी, वो इरेक्ट हो जाएंगी, मतलब सीधा ग्रो करना शुरू कर देंगी। जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में ग्रो कर रही थी वो क्या करेंगे, अब बिल्कुल इरेक्ट सीधा एकदम ग्रो करना शुरू कर देंगी। देखते हैं हम लोग थोड़ा फिगर की हेल्प से, इसे इरेज कर रहा हूँ दोस्तों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। तो क्या होगा, सपोज दिस इज अ एपिडर्मिस ऑफ होस्ट टिश्यू या होस्ट लीफ। ये होस्ट लीफ की एपिडर्मिस है, यहाँ पे इसकी पैलिसेड सेल्स है। अब क्या होगा, ये इसकी मान लीजिए नेचुरल ओपनिंग है, यानी कि स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा है, इसी के थ्रू ये क्या होगा, अंदर गया था, या फिर जो इसका रिस्पिरेशन होता है होस्ट टिश्यू का, प्लांट के बॉडी का, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो यहाँ पे इसकी जो है हाइफी ग्रो कर रही है, यहाँ पे ऐसे करके पूरी के पूरी होस्ट टिश्यू में इसकी हाइफी ग्रो की हुई, इंटरसेलुलर स्पेसेस में कुछ हॉस्टोरिया भी बनाई हुई हैं ऐसे फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। तो क्या होगी, इनमें से कुछ हाइफी जो होंगी वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, वेरी स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, और वो इरेक्ट ग्रो करना शुरू कर देंगी, बिल्कुल सीधा एकदम, बिल्कुल सीधा एकदम ग्रो करना शुरू कर देंगी वो। और ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसा दोस्तों, एक क्लब शेप, क्लब शेप। और इन्हीं को हम कहेंगे कोनिडियोफोर। क्या है ये, कोनिडियोफोर है। ये कोनिडियोफोर है और इनका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है इनका, वो क्लब शेप्ड है और ये इरेक्ट ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम सीधा, हॉरिजॉन्टली इनकी ग्रोथ नहीं होगी, वो इरेक्ट ग्रो करेंगे। नेक्स्ट फिगर में थोड़ा हम लोग और अच्छे से देखते हैं। ये होस्ट टिश्यू है, यानी कि पैलिसेड सेल्स है। ये ऐसे यहाँ पे इसके माइसिलियम ग्रो किए हुए हैं। इसी में से कुछ क्या होंगे, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, ग्रो करके बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे। अब इन्हीं के ऊपर क्या होगा, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। ये कोनिडियोफोर है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्लब शेप है। क्लब शेप है। अब इन्हीं के ऊपर क्या होगा,
कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। कोनिडिया किस मैनर में अरेंज है दोस्तों? यहाँ पे बेसिपिटल मैनर में अरेंज है, यानी कि जो सबसे यंग कोनिडिया है वो बेस पे है और जो मैच्योर कोनिडिया है वो टॉप पे है। यानी कि जो सबसे पहले जो बिल्कुल अभी यंग है, न्यू बॉर्न है, वो सबसे बेस पे रहेगी, क्योंकि यहीं से तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसका साइज भी क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा एज कंपेयर टू अदर्स। तो इसका साइज जो है वो छोटा रहेगा, बेसिपिटल मैनर में अरेंज है। बेसिपिटल मीन्स क्या होता है कि जो यंगेस्ट कोनिडिया है वो बेस पे है और जो मैच्योर कोनिडिया है वो टॉप पे है। जो बिल्कुल यंग है उनका साइज जो है वो एज कंपेयर टू अदर क्या है? स्मॉल है। और जो दूसरी हैं उनका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो क्या होगा? ये कोनिडिया का फॉर्मेशन जो है वो कोनिडियोफोर से कंटिन्यू रहता है, बिल्कुल एकदम जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है ना, वैसे यहाँ पे कोनिडिया का फॉर्मेशन भी शुरू रहता है। तो एक कंडीशन क्या आती है दोस्तों कि इसकी जो एपिडर्मल वॉल है इस पर एक टेंशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो जो स्पेस है वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, क्या कहते हैं, लिमिटेड यहाँ पे स्पेस है, और कोनिडिया का फॉर्मेशन कंटिन्यू है। क्या होता है, गुब्बारे में आप अगर हवा भरना शुरू कर दें तो एक स्टेज आएगी कि वो बिल्कुल एकदम इक्विलिब्रियम का आ जाएगा, यानी कि अब उससे ज़्यादा आप अगर उसमें हवा भर देंगे तो गुब्बारा फूट जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ पे जो स्पेस है वो लिमिटेड है, लेकिन ये जो कोनिडिया का फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू हो रहा है, वो अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है उसकी, कोनिडिया की। तो क्या होता है, यहाँ पे इसकी जो एपिडर्मिस है वो थोड़ा ऊपर की तरफ क्या होती है, उभर जाती है। क्या होती है, कोनिडिया के फॉर्मेशन की वजह से इसकी जो एपिडर्मिस है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उभर जाएगी, और यही किस फॉर्म में उभरेगा, व्हाइट ब्लिस्टर्स के फॉर्म में। व्हाइट ब्लिस्टर्स के फॉर्म में ये उभार आ जाएगा। ऐसा जहां जहां भी कोनिडिया इसकी होंगी, जहां भी कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे इसकी जो एपिडर्मिस है लीफ की, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ये इसकी पैलिसेड सेल्स हैं ये सब, और ये क्या है, इसकी हाइफी है फंजाई की, ये होस्ट टिश्यू है, और ये फंगल टिश्यू है, फंगल हाइफी है। ये कोनिडियोफोर है, यहाँ पे ये कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ है। अब जब कोनिडिया का फॉर्मेशन कंटिन्यू है तो क्या है, यहाँ पे उभार आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है वो लिमिटेड है, और जब यहाँ पे कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन, कोनिडिया का फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू है, तो क्या हो रहा है, इसकी वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी वॉल जो है वो अपराइट क्या होती है, बल्स्ट कर जाती है, यानी कि फूल जाती है, स्वेलन उसमें आ जाती है। और ये इसी स्वेलन को हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लिस्टर्स या साइनी पैचेस। इनका जो कलर होता है वो कुछ व्हाइट अपीयरेंस होता है। अब जब ये कोनिडिया का फॉर्मेशन और ज़्यादा कंटिन्यू रहेगा, और ज़्यादा कोनिडिया बन जाएंगी, तो क्या होगा, इसकी वॉल जो है वो रप्चर हो जाएगी, और जो कोनिडिया है वो इसके ऊपर आ जाएंगे, ऐसे यहाँ पे एयर में सस्पेंड हो जाएंगे, और कुछ इसके सरफेस पे भी लगे रहेंगे। और यहीं पे क्या होगा कि वाइट, क्योंकि कोनिडिया का जो कलर है वो वाइट है, तो यहाँ पे कुछ वाइट अपीयरेंस आ जाएगा, और उसी से इसका नाम पड़ा क्या, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। ये जो इसका कुछ अपीयरेंस है वो वाइट है, और उसी से नाम पड़ा वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, क्योंकि ये रस्टी अपीयरेंस ऑफ वाइट कलर का है, तो इसको वाइट रस्ट कहा जाता है, और इसी के नाम पे इसका डिसीज का नाम पड़ा वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्योंकि कलर इसका वाइट है, रस्टी अपीयरेंस है, और ये कहाँ कॉज करते हैं, क्रूसीफर फैमिली पे, क्रूसीफर्स पे, तो उसी से नाम पड़ा इसका वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। दोस्तों ये हो गया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बारे में एक बार कोनिडिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कोनिडियोफोर और कोनिडिया का। दोस्तों कोनिडियोफोर कैसा था, क्लब शेप था, कुछ ऐसा था, थोड़ा और छोटा। ये मान लीजिए है कोनिडियोफोर है, ये कोनिडियोफोर है, ये क्या है, ये कोनिडिया है,
कोनिडिया का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, बेसिपिटल मैनर में। बेसिपिटल यानी कि जो यंगेस्ट कोनिडिया है, न्यूबॉर्न कोनिडिया है, वो बेस पे है, और जो मैच्योर है बिल्कुल वो टॉप पे है। अब इनका जो अरेंजमेंट है वो बेसिपिटल है, और ये एक डिसजंक्टर की हेल्प से क्या है, एक दूसरे से अटैच है। ये क्या कहलाएगा, जो इनके बीच में ये जिसकी हेल्प से एक दूसरे से कोनिडिया जुड़ी हुई है, इसे हम कहेंगे डिसजंक्टर। ये जितने भी ये हैं एक दूसरे के बीच में जो एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो डिसजंक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डिसजंक्टर। दोस्तों ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कोनिडिया का फॉर्मेशन पढ़ा। अब पढ़ते हैं कि कोनिडिया कैसे जर्मिनेट होगी। दोस्तों कोनिडिया जो है वो दो तरीके से जर्मिनेट हो सकती है। एक तो डायरेक्ट, अगर सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, सारी कंडीशन फेवरेबल है, तो क्या होगा, कोनिडिया का जो फॉर्मेशन, कोनिडिया का जो जर्मिनेशन है वो कैसा होगा, डायरेक्ट जर्मिनेशन होगा। कोनिडिया डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाएगी। मान लीजिए कोनिडिया है, डायरेक्ट जर्मिनेट करके प्लांट को इन्फेक्ट कर देगी। अगर मान लीजिए क्या है कि अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो क्या होगा, कोनिडिया का जो जर्मिनेशन है वो इनडायरेक्ट होगा। अब इनडायरेक्ट थोड़ा देख लेते हैं, उसमें कई सारे स्टेप्स हैं। और जो डायरेक्ट जर्मिनेशन है वो डायरेक्ट बिल्कुल कोनिडिया बनी नहीं कि तुरंत जर्मिनेट हो जाएगी, अगर सुटेबल होस्ट पे वो लैंड हुई तो। अगर सुटेबल होस्ट पे नहीं गिरेगी तो कोनिडिया जर्मिनेट नहीं होगी। तो उसके बाद इनडायरेक्ट में देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक कोनिडिया है, कंडीशन अनफेवरेबल है, तो जर्मिनेशन कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड करके कई सारे न्यूक्लियस बनाएगा। फ्री न्यूक्लियर, पहले फ्री न्यूक्लियर केवल न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, उसके बाद हर न्यूक्लियस के चारों ओर एक सेल वॉल बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, हर एक सेल एक ज़ूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगी। ज़ूस्पोर कैसा होगा दोस्तों, बाइफ्लैजेलेट होगा और किडनी शेप्ड होगा। ऐसे लार्ज नंबर ऑफ ज़ूस्पोर एक स्पोरेंजियम के अंदर या एक ज़ूस्पोर के अंदर बन जाएंगे। यहाँ पे कोनिडिया थी, यहाँ पे ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। तो अब इसे हम कहेंगे, इसकी जो कवरिंग है इसे ज़ूस्पोरेंजियम कहेंगे। क्योंकि और ये क्या है, ज़ूस्पोर है। ज़ूस्पोर के अंदर, ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर ज़ूस्पोर है। ज़ूस्पोर का स्ट्रक्चर जो है वो बाइफ्लैजेलेट है और किडनी शेप्ड है। तो इसके बाद क्या होगा, ये ज़ूस्पोर इसकी वॉल को रप्चर करके बाहर आ जाएंगे। जब मैच्योर हो जाएंगे तो इसकी वॉल को, ज़ूस्पोरेंजियम की वॉल को जो है वो रप्चर कर देंगे और उसके बाहर आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि अपना फ्लैजला जो है उसे रिमूव कर देंगे। ये जो फ्लैजला है इसे रिमूव कर देंगे और ओवल शेप्ड में आ जाएंगे। कैसा, ओवल शेप्ड। उसके बाद क्या होगा, ये ओवल शेप्ड में इनके चारों ओर क्या होगी, एक सिस्ट क्रिएट हो जाएगी, एक वॉल क्रिएट हो जाएगी, और इस कंडीशन को कहते हैं इंसिस्टेड कंडीशन। ये कंडीशन कैसी, इंसिस्टेड कंडीशन है। अब इसके बाद जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी और इसे सुटेबल होस्ट मिल गया तो ये जर्मिनेट करके, ये जर्मिनेट करेगा और क्या करेगा, उस प्लांट बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। ये इसकी हाइफी ग्रो कर रही, ये किसी नेचुरल ओपनिंग के थ्रू प्लांट की बॉडी में एंटर करेगी, होस्ट टिश्यू में एंटर करेगी और पूरे के पूरे प्लांट बॉडी को इन्फेक्ट करेगी, और फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। पहले उसका क्या कहते हैं, मैचुरेशन होगी, खाएगा पिएगा, बड़ा होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये रिप्रोडक्शन करने की फिर सोचेगा, और अगर फेवरेबल कंडीशन है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से ये प्रोसेस होगा, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें, जिसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों ये पूरी लाइफ साइकिल है इसकी, इसमें बहुत आसान है। एक बार अगर फिगर के थ्रू आप लोग समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना, बिल्कुल आसान है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
कैसा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मान लीजिए कंडीशन कैसी है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कंडीशन अगर अनफेवरेबल है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन भी होना है यहाँ पे और गैमेट का फ्यूजन भी होना है यहाँ पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है दोस्तों, जो कुछ हाइफी होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होके कुछ बनाती हैं मेल सेक्स ऑर्गन और कुछ बनाएंगी फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एंथीरिडिया होता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्चिगोनिया होता है। और एक बार याद रखिए दोस्तों, क्या कहते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप का होता है और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। कैसा होता है? oogamous टाइप का होता है और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। तो कुछ बनाएंगी हाइपी स्पेशलाइज्ड होके मेल सेक्स ऑर्गन और कुछ बनाएंगी फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को oogonia कहते हैं, आर्चिगोनिया नहीं कहेंगे यहाँ पे क्योंकि ये फंजाई हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, एंथीरिडिया जो होता है, एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया जो होते हैं वो साइड बाय साइड गो करते हैं, यानी कि पैरागाइनस, इसमें जो पैरागाइनस टाइप का होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो देखते हैं हम लोग, एंथीरिडिया का जो शेप होगा दोस्तों वो क्लब शेप्ड होगा और एज कंपेयर टू oogonia इट इज़ स्मॉलर, और जो oogonia होगा वो ग्लोबोस शेप होगा और एंथीरिडिया के कंपैरिजन में वो थोड़ा बड़ा रहेगा। तो देखते हैं एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों कैसा हुआ। यहाँ पे oogamous टाइप का है, बाई गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। बाई गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट oogamous टाइप का है। और यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथीरिडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो है oogonia। फीमेल सेक्स ऑर्गन oogonia है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडिया है। उसके बाद oogonia जो है वो एंथीरिडिया के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है और ये ग्लोबोस है, ग्लोबोस स्ट्रक्चर है इसका। एंथीरिडिया जो है वो क्लब शेप्ड है। कैसा है? क्लब शेप्ड है और ये छोटा है। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो छोटा है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो बड़ा है। आपस में अगर कंपेयर किया जाए इन दोनों को तो ये ग्लोबोस शेप्ड है और ये कैसा है? क्लब शेप्ड है। इन दोनों की जो पोजीशन होगी वो साइड बाय साइड होगी, यानी कि पैरागाइनस होगी। पैरागाइनस टाइप का यहाँ पे कैसा, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो है, एक बार फिगर से समझते हैं। ये अगर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, जरूरत का है, काम आएगा कभी। जैसे मान लीजिए ये क्या है? oogonia है और यहीं पे क्या हो रहा है? ये क्लब शेप्ड क्या है? ये एंथीरिडिया है, क्लब शेप्ड एंथीरिडिया है। इसके पास अपना न्यूक्लियस है और इसके पास अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एंथीरिडिया है, ये oogonia है, oogonia। अब इसमें क्या होगा कि जहां पे इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जब ये मैच्योर हो जाएंगे, थोड़ा और पास में आ जाएंगे, तो क्या होगा? जहां पे भी इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे इनकी बॉल जो है वो क्या करेगी? डिजेनरेट हो जाएगी। और किस चीज का फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। इसके थ्रू जो इसका न्यूक्लियस है वो इसके अंदर आ जाएगा और फीमेल न्यूक्लियस से जो मेल न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज होगा। उसके बाद क्या बनेगा? जाइगोटिक न्यूक्लियस बनेगा। ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब है दोस्तों। ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब है।
ये मेल न्यूक्लियस है, ये फीमेल न्यूक्लियस है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये एंथेरिडिया है, ये oogonia है। तो क्या होगा, जब ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू ये मेल न्यूक्लियस फीमेल पार्ट में आ जाएगा तो इसे फर्टिलाइज करेगा और काहे का फॉर्मेशन होगा, ये इसके अंदर आ गया, ये फर्टिलाइज हो गया और ये क्या बनाया, जाइगोटिक न्यूक्लियस बनाया और इसे कहेंगे oospore कहेंगे। अब ये जो बाकी पार्ट है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है ये डिजेनरेट हो जाएगा और oospore जो है वो फॉर्म होने के बाद जब मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, oogonia भी डिजेनरेट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये oospore जो है वो बाहर आ गया, ये oospore क्या है, बाहर आ गया oogonia से। बाहर आने के बाद अगर कंडीशन फेवरेबल है तो ये तुरंत जर्मिनेट कर जाएगा और अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगी, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगी जिसे हम सिस्ट कहते हैं। क्या बन जाएगी, सिस्ट। और इस कंडीशन को कहते हैं इंसिस्टेड कंडीशन। ये क्या है, oospore है। oospore अब इंसिस्टेड कंडीशन में है। अगर सारी कंडीशन फेवरेबल है तो ये डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाएगा और फिर से एक नई प्लांट बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो थोड़े दिनों के लिए क्या रहेगा, ये डॉर्मेंट कंडीशन में रहेगा कुछ दिनों के लिए, और जब भी कंडीशन फेवरेबल आएगी और अगर इसे सुटेबल होस्ट मिल गया तो फिर से इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और नए प्लांट को इन्फेक्ट करेगा और फिर से सारी पूरी इसकी जो लाइफ साइकिल है फिर से वहाँ पे ये रिपीट करेगा। अब एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कंपाउंड oospore के बारे में। जो यहाँ पे oospore ये बना उससे अब कहेंगे हम कंपाउंड oospore। कंपाउंड oospore क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको जो मॉर्फोलॉजी है वो कुछ होमोलॉगस है, किससे, पॉलन ग्रेन से। किससे, पॉलन ग्रेन से। ये एक कंपाउंड oospore है। इसकी जो आउटर लेयर है वो कहलाएगी एक्साइन, इनर लेयर जो है इंटाइन कहलाएगी। यह है कंपाउंड oospore। आउटर वॉल इसकी एक्साइन है, इनर वॉल इसकी इंटाइन है। और ये जो एक्साइन है ये हर कंडीशन से अपने आप को रेजिस्टेंट किए रहेगी, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट किए रहेगी। किसको, oospore को। oospore को क्या करेगी, प्रोटेक्ट किए रहेगी। ये हर कंडीशन से रेजिस्टिविटी इसे प्रोवाइड करेगी। तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ा रहेगा और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या होगा, ये कंपाउंड oospore जर्मिनेट करेगा और एक नए प्लांट बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। दोस्तों ये हो गई पूरी एल्बिगो की लाइफ साइकिल। एल्बिगो कैंडिडा के बारे में हमने पढ़ा है। ये डिसीज कॉज किया कौन सी, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर। इसकी लाइफ साइकिल में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।